जैसे ये प्रश्न दिख रहा है, तो दो तरीके का प्रश्न पे आपको बहुत फोकस करना है। एक तो जो भी रैंकिंग और सूचकांक है उसमें सबसे पहले ये देखना है कि भारत का पोजीशन कौन सा है, भारत की रैंकिंग उस इंडेक्स में कौन सी है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। जैसे लोकतंत्र सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, पीस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, तो ये सब पूछा जाता है। तो पहला आपका कर्तव्य हो गया, प्राथमिक दायित्व ये रहा कि आप सबसे पहले उस इंडेक्स में, उस रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग को देख ले कि भारत का पोजीशन जो है वो कौन सा है विश्व के अनुसार। और दूसरा आपको देखना है कि उस सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है, टॉप कंट्री कौन है, पहले पोजीशन पर कौन सा है शीर्ष देश, है ना, ये कौन सा है। तो ये दो जो आपको यहां पे पॉइंट लिखा दिख रहा है, तो सबसे पहला आपको यही करना है कि इन दो पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर हो सकता है कि बीपीएससी या पीसीएस स्तर के एग्जामिनेशन में वो भी पूछे कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए कि जो पासपोर्ट वाला कंट्री है, कौन सा जो देश है वो पासपोर्ट रैंकिंग में पहले पोजीशन पर है, तो सिंगापुर का आएगा नाम। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। तो जैसे जो भी पीसीएस स्तर से नीचे का एग्जामिनेशन हो गया, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लोग हों जो किसी सब इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यूपीएसआई का पेपर अभी होगा, तो उसमें ये सब बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। बिहार में भी होगा टीचर्स एग्जामिनेशन में, टीआरई 4.0 वगैरह एग्जामिनेशन होगा ना, तो उसमें पूछे जाने की संभावना रहती है। लेकिन यही थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होगा, जैसे मान लीजिए पीसीएस है ना, तो पीसीएस में पूछे जाने की संभावना रहती है। पीसीएस में ना उस सूचकांक को भी पूछा जा सकता है कि भारत का सूचकांक क्या है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज इन सब पे हम पूरा अच्छे से विस्तार से कवर कर लेंगे, और लास्ट में आपको मात्र 5 मिनट में रिवीजन भी मैं करा दूंगा दोनों स्तरों पे, चाहे वो भारत की रैंकिंग हो जाए या फिर भारत के अलावे वो कौन सा देश है जो इस रैंकिंग में टॉप, यानी कि शीर्ष जो कंट्री है, उसको भी एकदम लास्ट में ना समरी के रूप में मैंने निकाल दिया है। आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ये भी देख लेंगे कि वो कौन सा देश है जो अलग अलग रैंकिंग में पहले पोजीशन पे है, उसको भी एक साथ देख लेंगे। तो मुश्किल से इसको करने में 2-2 मिनट का समय लगे या 5-5 मिनट लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग आज इसको याद करके ही छोड़ेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है, और भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। तो भारत का पूछा गया है कि रैंक जो है वो किस पोजीशन पे है, वर्ल्ड वाइड पूछा गया है। तो भारत का रैंक 77, 59, 85वां, 57 देश, 72वां स्थान, 74 देश, 80वां स्थान, 56 देश। तो पूछा गया है कितने देशों में भी वो वीजा ऑन अराइवल, जैसे मान लीजिए कि हमें जाना है किसी दूसरे कंट्री में, जैसे सिंगापुर में ही यात्रा करना है या जापान जाना है, तो जितने दिनों के लिए हम यात्रा करते हैं उतने दिनों के लिए हमें वीजा अनुमति लेनी पड़ती है उस देश में। उस देश के जो एम्बेसी होती है, जैसे दिल्ली में जाएंगे तो चाणक्यपुरी में वहां पे उसकी एम्बेसी दिखाई देगी, तो वहां से परमिशन लेना पड़ता है कि मैं 20 दिन का वहां पे घूमना है या कोई भी काम करना है, तो पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। और एक हो जाता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट क्या है कि भारतीय नागरिकता का एक तरीके से वो दस्तावेजीकरण कर दिया गया, सारा लेखा जोखा पासपोर्ट में रहता है। तो भारत का जो पासपोर्ट है वो हमें विदेश जाने की अनुमति देता है। तो सिंगापुर, अब आपको इसका स्थान बताना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है, तो इसका उत्तर जो है वो ए है, 77वां स्थान है। और 59 देशों में हम वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल का मतलब हो गया कि जैसे ही एयरपोर्ट जाएंगे तो वहां पे वीजा ऑन अराइवल का एक सिंबल रहेगा, जहां पे जाकर के हम वहां से मतलब जाने के बाद परमिशन ले सकते हैं। जाने के पहले अक्सर लेना पड़ता है, जैसे मान लो यूएस जाना है तो यूएस का तो वीजा जल्दी मिलता ही नहीं है। लेकिन कोई और दूसरा देश हो जाए, जैसे मलेशिया हो जाए, तो इन सब का वीजा बहुत आसानी से भारत को मिल जाता है। तो इसी कारण से एयरपोर्ट पर ही हम सीधा उस देश में पहुंच गए हैं, वहां के एयरपोर्ट पर चले गए हैं उस काउंटर पे जहां पे वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, और जाकर के अपना हम वीजा ले लिए, अनुमति ले लिए। तो 77वां पोजीशन है। आज के इस पीडीएफ में आपको आंसर भी दिखेगा, व्याख्या भी दिखेगा। तो पहला हम लोगों ने ये देखा कि भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी रैंकिंग आ गई है, तो 77वीं आ गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनले वाला आपको पहला करंट अफेयर्स याद हो गया, 77। लास्ट में हम लोग देखेंगे ना कि भारत का जो है ना जो रैंक है वो क्रम से कैसे है। जैसे मान लीजिए किसी में आपको भारत का रैंक तीसरा दिखाई देगा, 5वां,
10वां, तो इसको इस अनुसार भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में भी देख लेंगे। तो पहले आप लोग बेतरतीब तरीके से बना लें, और बेतरतीब तरीके से जब लास्ट में मैं आपको रिवाइज या समरी करा दूंगा उसमें आपको याद हो जाएगा। फिलहाल आप लोग 1 घंटे का समय दीजिएगा। तो ये हो गया 77वां रैंक हेनले। अब ये पूछा गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के शीर्ष पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है, पहले नंबर पर है? जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सिंगापुर? उत्तर बताएंगे आप लोग। 59 कंट्री, सब लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा। अब सेकंड का डी उत्तर आ गया आशीष रॉय का, ठीक है। तो दूसरे नंबर का जो सवाल है इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी, सिंगापुर। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर है इसका डी, सिंगापुर को आप याद रखेंगे। मुझे लगता है कि अब आपको याद हो गया हेनले का। पंकज झा आपका बहुत बहुत स्वागत है, ज्योति कुमारी गुड इवनिंग, रंजीत कुमार, विक्रम डी। 2 सवाल छूट गया आप लोगों का जो लेट आए हैं, क्यूटी पाई डी। ये पहला सवाल देखिए, शुरू में मैं ना आने के बाद इंट्रोडक्शन हल्का सा दे दिया था ना कि आपको इसमें कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत की रैंकिंग कौन सी रही है और विश्व में कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पर है। तो ये दोनों रैंक को सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन हो जाए या फिर अलग अलग आयोग का जो भी पेपर होता हो, दुनिया भर का तो पेपर होता है। तो ये दो सवाल आपको याद हो गया। देखिए थर्ड नंबर का सवाल पूछा गया आप लोगों से। हाँ, अभी आप लोग थोड़ा इसका व्याख्या पढ़ लें। आज का इसीलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की क्लास में आपको ना व्याख्या मिलेगा। और जो लोग पीसीएस देंगे जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, तो उनमें ना पूछा भी जाता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। तो बहुत आसानी से याद रख लेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो जारी करता संस्था है वो हेनले एंड पार्टनर्स है, हेनले और पार्टनर्स है। और यह जो इंडेक्स है वो तमाम तरीके से सर्वे करके या उस पर आधारित डेटा प्रकाशित करता है। हम लोग को इसको देखना नहीं है, लेकिन आप लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम आप जरूर याद रखेंगे। 2 अक्सर पूछे जाने की संभावना होती है, जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स में डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन जारी करता है, या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है, ये सब ना पूछा जाता है। तो हेनले पासपोर्ट को भी याद रखेंगे। कई बार पासपोर्ट पे वर्तमान सरकार की भी आलोचना की जाती है, बीजेपी गवर्नमेंट की आलोचना की जाती है कि हम लोग पासपोर्ट में क्यों फिसलते जाते हैं या फिर उतार चढ़ाव होता है, तो अपना पासपोर्ट मजबूत क्यों नहीं है, इसको देखेंगे, अक्सर सवाल उठता है। तो फिर प्रश्न बनता है कि फिर ये इंडेक्स जारी कौन करती है। तो ये जारी करती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले एंड पार्टनर्स, इसको आप याद रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है, प्रथम स्थान पे सिंगापुर है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अंतिम स्थान यहां पूछे जाने की संभावना एकदम नहीं होगी, तो इसको आप लोग फिलहाल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टॉप 10 कंट्री में हम देख ले तो सिंगापुर पहले नंबर पे है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे 3 देश आते हैं, जर्मनी, इटली और स्पेन। ये सब छोटे के छोटे जो देश हैं, इनका पासपोर्ट रैंकिंग बहुत शानदार है। सिंगापुर बहुत छोटा सा कंट्री है, नंबर 1 पर है। और सिंगापुर के पासपोर्ट पे हम 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत वाले पे आप लोगों ने देखा कि 59 कंट्री, इतना बड़ा देश, इतनी मजबूत सरकार, लेकिन फिर भी हम लोग केवल 59 देश में यात्रा कर सकते हैं ना। लेकिन वही छोटा सा देश सिंगापुर है, सिंगापुर के पासपोर्ट पे जो सिंगापुर के नागरिक है वो 193 देशों की यात्रा कर लेते हैं, चाहे वो फ्री हो जाए या फिर वीजा ऑन अराइवल हो जाए। जापान में 192 देशों के जो नागरिक हैं, 192 देशों की यात्रा करते हैं वहां के जो नागरिक हैं। ये छोटे छोटे जो देश है जर्मनी, इटली और स्पेन 191। तो 193, 192, 191 इतना ज्यादा है। वहीं भारत क्या है, 59 है। तो मुझे लगता है कि इतना बोल देने के बाद आपको सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे। यानी कि पासपोर्ट रैंकिंग में नंबर 1 कंट्री कौन रहा, सिंगापुर रहा। भारत की पोजीशन 77वां। भारत के जो नागरिक है वो कितने देशों में वीजा ऑन अराइवल यात्रा या वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, 59, ठीक है। तो इन सबको याद रखिएगा। और हेनले पार्टनर्स के द्वारा ऐसा रैंकिंग जारी किया जाता है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि सब इसका पोस्टमार्टम मैंने कर दिया, आपको याद हो गया होगा। आज ये दूसरे नंबर के सवाल पे, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक रैंक क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ।
तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार पूछा गया है भारत का वैश्विक रैंकिंग कौन सा है और भारत में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। इंडिया का रैंकिंग गुड्डू 77th रहा पिछली वाले का। दिलीप कनाडा मॉन्ट्रियल, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है। यानी कि हेनलेन पार्टनर्स जो संस्था है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में है। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखते भी चलेंगे तो याद रहेगा। लिखते भी चलेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, थर्ड 64, तो बहुत अच्छा जवाब आ गया। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंकिंग है वो है थर्ड। तो विश्व भर में कुल जो यूनिकॉर्न्स हैं वो 1523 है, 1523 है, और यह संख्या थोड़ा अधिक है। अब आप लोग इसके आगे का सवाल बनाइए, नहीं तो फिर इसका आंसर मालूम चल जाएगा। अब आपको यह बता देना है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश टॉप पर है, यानी कि वहां पर सबसे अधिक यूनिकॉर्न्स हैं, है ना। तो सबसे टॉप पे पोजीशन किसका है, आपको इसका उत्तर बता देना है। विश्व में सबसे अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ शीर्ष पर है तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न। जैसे भारत में आप लोगों ने देखा कि भारत का जो रैंक है वो थर्ड है ना। अब आपको बताना है कि कौन सा कंट्री टॉप पर है। अब इसमें देखिए आपको यूएस, चाइना, इंडिया, बहुत बढ़िया जवाब आया। ठीक है, तो भारत की जो रैंकिंग यहां पे दिख रही होगी, नहीं टॉप पे, तो यूएस है। अमेरिका में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, तो 758 यूनिकॉर्न्स के साथ अमेरिका टॉप पर है। इसकी व्याख्या को देखेंगे तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 758 यूनिकॉर्न्स के साथ शीर्ष पर है, जो कुल विश्व वैश्विक संख्या का, इसको छोड़ सकते हैं, 49, मतलब आधा, लगभग देखें तो आधा के आसपास में जो यूनिकॉर्न्स है कहां पे है, यूएस में है ना। और यूएस का दो शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क, जहां पे ये जो यूनिकॉर्न्स है वो हैं। और ये जारी करने वाली जो संस्था है वो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इसी नाम से है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो हुरून ही करता है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पे 1523 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें पहले स्थान पर यूएस है जो कुल यूनिकॉर्न का लगभग आधा है। भारत का जो रैंकिंग है वो तीसरा है 64 के साथ है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए यूनिकॉर्न्स वगैरह होता है, जैसे मान लीजिए कि 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है ना, यानी कि 1 पे 9 शून्य हो जाता है। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन 6 9 12, तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, यानी कि लगभग अगर हम इसका मूल्य मान ले $1 बराबर 80 रुपया या 84 रुपया, तो उतना आप अरब मान लीजिए, है ना। ये इतने का जो है इसमें पूंजी निवेश लगा होता है, मतलब इतनी अमाउंट की ये कंपनी हो जाती है। भारत में देखिएगा स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में जब चर्चा होती है, बिहार को अगर देख लें आप, तो स्टार्टअप तो चाय का स्टार्टअप हो जाता है, एमबीए चाय वाला, बीबीए पानी वाला, ऐसे ही करके स्टार्टअप को हम लोग ऐसा यहाँ पे इस नजर से देख लेते हैं। जबकि स्टार्टअप वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें एक मिनिमम जो होता है उसमें उतना पूंजी लगा रहता है, उसका उतना रेंज रहता है। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत की रैंकिंग थर्ड है, यूएस की रैंकिंग पहले है। तो इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा भारत का जो यूनिकॉर्न है ना, तो बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम वगैरह में है, जैसे फरीदाबाद भी हो गया। तो वहां पे क्या है, ये सब छोटी छोटी नहीं, जो बड़े बड़े शहरों में ये सब कंपनियां हैं। तो जेरोधा करके है, ड्रीम 11 भी एक यूनिकॉर्न है, रेजर पे जो हम लोग जैसे अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो सब क्या है, स्टार्टअप्स वगैरह शामिल है। आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट, शांति के संदर्भ में है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है और यह कितने वर्षों से इस स्थान पर है? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड या फिर स्विट्जरलैंड? तो विश्व का सबसे शांत कंट्री कौन सा है, बताइए आप लोग। पूछा गया है विश्व का सबसे शांत कंट्री कौन सा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश सबसे शांतिपूर्ण है, और वो उतने समय से लगातार इस रैंक पे बना हुआ है, यानी कि शांति की जो व्यवस्था है वहां बनी हुई है, अशांत नहीं हुआ है। जैसे भारत में देखेंगे तो इतना पड़ोसी देश भारत का बदमाश है कि अशांति क्रिएट कर देता है, कल भी क्रिएट कर दिया।
अब आपको इसका उत्तर बताना है। आइसलैंड, बहुत बढ़िया जवाब आ गया। तो आइसलैंड जो है वो 17 वर्षों से इस पोजीशन पर स्थिर है। तो भारत में देखा तो विश्व में देखा जाए तो वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे शांत देश जो है वो आइसलैंड। अब आपको बताना है कि भारत का पोजीशन क्या है, पहले आप लोग इसका बना लें। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक और स्कोर क्या है, और इसने पिछले वर्ष की तुलना में कितना सुधार किया है। और ये बीपीएससी के लिए जो डेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों डेटा, जैसे रैंक कौन सा है, सूचकांक कितना है और कितना सुधार किया है। ऐसे प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत अच्छे से पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो इसको आप लोग छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए इसमें ना विकल्प में सारा डाल दिया है कि आप लोग इसी बहाने याद भी कर लें। और जो छोटे एग्जामिनेशन जैसे टीचर्स का हो गया, जैसे सब इंस्पेक्टर का हो गया, तो वो कम से कम इस रैंक को जरूर से याद रखेंगे। आप लोग इसका उत्तर बता दीजिएगा किसका उत्तर सही आया है। नहीं, 115 तो है, लेकिन 115 के अलावा भी तो पूछा गया है कि इसका सूचकांक क्या है और कितना सुधार किया है। यही तो आप लोग छोड़ देते हैं ना। अब बीपीएससी में जाएंगे तो आपको इस तरीके से तैयार करके भेजना है कि अगर ऐसा सवाल पूछ ले अगर आयोग, तो आप लोग उसको बना सके। तो इसका उत्तर ए है 115। सी पे भी 115 ही है, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए 115वां है। 2.229 इसका जो सूचकांक है वो हो गया, और 0.58% जो है इसमें सुधार हुआ है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है वो 115 है, और सूचकांक 2.229 है, और इसने 0.58% सुधार भी किया है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि भारत का जो रैंकिंग है वो पासपोर्ट में कितना है, 77वां है ना। पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत का क्या पोजीशन रहा, तो वो रहा 77। आप लोगों ने हुरून यूनिकॉर्न वाले में देखा कि भारत का पोजीशन कौन सा था, 3rd रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आप लोगों ने क्या देखा, 115, 115वां भारत का रैंक रहा। तो तीनों तो आपको बहुत आसानी से याद हो गया। अब आप लोग भूलेंगे नहीं, लास्ट में इसका समरी जब पढ़ेंगे तो और आपको बहुत अच्छे से इसका रिवीजन हो जाएगा। अब हम देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत ने 115वां स्थान प्राप्त किया, जिसका जो स्कोर है वो 2.229 है। ठीक है, वो आप ये वाला जो डेटा है आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद जो सुधार हुआ है वो 0.58% का सुधार हुआ है। यानी कि इससे पहले भारत 116 पोजीशन पे था, अब 115 आ गया है। एक पायदान छलांग लगाया है और इतने अंकों का सुधार भी कर लिया है। क्यों हुआ है, क्योंकि अपराध की धारणा में थोड़ा बहुत बदलाव हो गया है, राजनीतिक स्थिरता भी आई है, इसी कारण से थोड़ा बहुत इसमें सुधार हो गया है। लेकिन फिर भी पड़ोसी देशों के साथ तनाव, जैसे आप लोग देखते हैं कि लगातार जो है भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो खुद भी अशांत रहते हैं और भारत को भी अशांत रखने की कोशिश करते हैं। कल जैसे असीम मुनीर का बयान आ गया कि अगर सिंधु का पानी भारत ने रोका तो हम वहां पे परमाणु बम या बम मारेंगे। तो ये सब क्या होता है, पड़ोसी देशों की ऐसी जो चाल है, या आप कह सके ऐसा डिस्टर्ब करने का प्रयास है। तो पड़ोसी देशों के साथ तनाव और आंतरिक अशांति जो है वो चुनौतियां बनी हुई है। आंतरिक अशांति भी है भारत में, आंतरिक अशांति किसी भी तरीके से भारत में पैदा हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत में इस तरीके से अभी व्यवस्था नहीं बना है कि लोगों को एहसास हो कि हमें शांत भी रहना है। तो आपको पता हो गया। अब देखते हैं कि इस इंडेक्स को जारी करने वाली जो संस्था है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी इसका मुख्यालय है। तो ये संस्था जारी करती है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके नाम के आगे जो इकोनॉमिक्स लगा है ना, इसमें आपको ऐसा लगे कि जो संस्था है वो अर्थव्यवस्था की जो डेटा है वो जारी करती है, बट ऐसा नहीं है। ये शांति सूचकांक जारी कर रही है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना। अब इसे मान लीजिए कि वो वाला रहे, हुरून वाला, यूनिकॉर्न वाला, तो आपको ऐसा फील होगा कि चूंकि इसके नाम के आगे इकोनॉमिक्स लगा है तो कहीं ऐसा नहीं कि वो जो डेटा है वो यही जारी करते होगी। तो बट बिल्कुल डिफरेंट, ध्यान रखेंगे। शांति की अर्थव्यवस्था आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है ना, तो आपको याद हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहां पे है, तो सिडनी में है। ठीक है, अभी आप लोगों ने एक संस्था का मुख्यालय देखा मॉन्ट्रियल, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुल 163 देशों का ये डेटा निकाला गया था, इसमें भारत 115वें रैंक पर है, और पहला पोजीशन आप लोगों ने देखा कि आइसलैंड का है, और लगभग 17 साल से वो टॉप पोजीशन पर बना हुआ है ना। स्कोर आप छोड़ सकते हैं।
2008 से लगातार आइसलैंड टॉप पर बना हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ना वो जानना चाहिए। भारत का जो रैंक है वो 115वां पोजीशन है, उसको याद रखिएगा, उस पर चर्चा होगी रैंक वैंक पे। और अब क्या है कि सबसे बॉटम आखिरी में जो देश है वो है 163वें पोजीशन पे रसिया है। ये भी पॉइंट पूछे जाने की संभावना हो सकती है। लोगों को लगेगा कि या तो अफगानिस्तान हो गया, सूडान हो गया, है ना, या सीरिया हो गया, या पाकिस्तान हो गया, बट ऐसा नहीं है। क्या है, रूस जो है वो 163वें स्थान पर सबसे अशांत देश है। तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है जीपीआई है, उसमें आप लोगों ने देखा कि जो टॉप कंट्री है वो कौन सा है, आइसलैंड हो गया, एक यूरोपियन कंट्री है जो सबसे ऊपर स्थान रखा है, पहले पोजीशन पे है। भारत की जो रैंकिंग है वो है 115वां है ना, और सबसे आखिरी में 163वां जो पोजीशन है इस पे कौन सा है, वो है रसिया, रूस है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। और इसका जो डेटा है वो जारी किया जाता है जिसमें एक शब्द लगा हुआ है इकोनॉमिक्स। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इस नाम से याद रखेंगे, पीस भी इसमें है। नेक्स्ट बना लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा, स्थिरता और समानता के साथ शीर्ष पर है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले पोजीशन पर है। दिलीप बहुत बढ़िया लिख रहे हैं आप, और आपको जल्दी याद हो जाएगा, बाकी लोगों की तुलना में आप जल्दी याद कर लेंगे। आप चूंकि सारा डेटा लिख रहे हैं ना, तो लिखने के क्रम में ही आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। अनटोल्ड स्टोरीज 7 का ए, स्वीडन, दिलीप 115। अब यहां पे इसका जो उत्तर है वो याद रखेंगे, स्वीडन हो गया। तो ये जो सवाल पूछा गया है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो देश है वो स्वीडन पहले नंबर पर है। अब आगे वाला देखिए भारत की पोजीशन क्या होती है, अभी हम इसको देखेंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है और इसने पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थानों की गिरावट दर्ज की है। अभी आप लोगों ने देखा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत एक स्थान जंप कर गया है, 116 से 115 पहुंच गया है, लेकिन ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत जो है वो गिरावट की स्थिति में आ गया है। तो अब आपसे पूछा गया है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है और इसने पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थानों की गिरावट दर्ज की है। पीसीएस वाले स्टूडेंट गिरावट को भी याद कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि वो रैंक नहीं पूछा गया तो गिरावट भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो जब आप रैंक याद कर लेंगे तो समझते चलें, समझने से आपको वो डेटा याद रहेगा। तो ऊर्जा संक्रमण में हम लोग गिरावट की स्थिति में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71वां स्थान, 8 स्थानों की गिरावट। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 71वें पोजीशन पर है और 8 स्थानों की गिरावट आ गई है। अब देखिए दो डेटा को आप एक साथ जोड़ लीजिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें पोजीशन पर है और आप लोगों ने देखा कि पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें पोजीशन पर है। इन दोनों को ना एक ही साथ डाल करके याद रखेंगे। 70 वाले स्थान पे है ना, 70 वाले या 70 से 80 के बीच वाले जो बीच वाली जो डिजिट है उन इन बिटवीन कौन सा है, तो एक 71 आ गया और एक आ गया 77, है ना, 77 हो गया, 71। तो 70 इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक हो गया और इसमें भारत जो है वो पासपोर्ट रैंकिंग है। तो ये हो गया। अब इसको मैं पढ़ देता हूं पूरा। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया। जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछ देना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पब्लिश किया जाता है, अगर ऐसा सवाल रहेगा तो फिर आपको याद करना पड़ेगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो एक आपको फैक्ट याद हो गया। इस प्रकार के सभी सवाल बन सकता है। विश्व आर्थिक मंच कौन सा डेटा, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। यह जानकारी विश्व आर्थिक मंच के फास्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 रिपोर्ट पर आधारित है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यह सूचकांक 118 देशों के ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण की तैयारी का मूल्यांकन करता है, इसको भी छोड़ सकते हैं। लेकिन समझने के लिए याद रखेंगे कि इसमें बात की गई है ऊर्जा की ही, चाहे वो ऊर्जा प्रणाली हो चाहे वो ऊर्जा संक्रमण का हो। तो 118 देशों में भारत अभी भी निचले स्थान 71वें पोजीशन पर बना हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में क्लॉस शॉब के द्वारा की गई थी। एक व्यक्ति का नाम है क्लॉस शॉब।
तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। बीपीएससी वाले इसको भी याद रखेंगे, ये मिसलेनियस टाइप का सवाल बन सकता है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पे? जिनेवा में है। ये भी बहुत अच्छा मिसलेनियस का सवाल हो सकता है। नीचे वाले एग्जामिनेशन में भी जो एसआई का है, टीचर्स वगैरह का है, लाइब्रेरियन टाइप का जो एग्जामिनेशन है, उसमें यह भी पूछा सकता है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पे है? तो किस स्थान पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। भारत की जो गिरावट है उसको याद कर लीजिएगा, बाकी यूपीएससी वगैरह में काम आ सकता है ये सब। तो कुल मिला के इसका जो सवाल 2 पूछा गया आप लोगों से, तो पहला जो इसमें पूछा गया टॉप पे कौन सा देश है, तो स्वीडन है। इसकी व्याख्या में था कि स्वीडन सबसे टॉप पे है, कुल देशों की संख्या 118 है। स्वीडन में क्या ऐसी बातें हैं जिसके कारण वो पहले पोजीशन पे है? तो उसका जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो पॉलिसी है, नवीकरणीय ऊर्जा की जो नीतियां हैं, कम कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा पहुंच में इसे शीर्ष पर ले जाती है। यह सूचकांक ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और संक्रमण की तैयारी को मापता है। यानी कि स्वीडन ने बहुत अच्छा इन सब पे काम किया है कि हम ऐसी ऊर्जा प्रणाली को रखें जिससे कार्बन एमिशन जो है, कार्बन जो कटौती है वो हो सके। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखें। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीतियां जो है वो भारत भी देखेंगे तो लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में भी सौर ऊर्जा का जो है वो, उससे बिजली उत्पादन की जो व्यवस्था है वो लगाई जा रही है, तो बिहार भी इस पे काम कर रहा है, बाकी के राज्य भी काम कर रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में भारत की जो रैंकिंग है वो और सुधर जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से ये मिशन ही है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत संस्थापक देश भी है। तो इस कारण से भारत की स्थिति आने वाले वर्षों में अच्छा होगी। आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली में लगभग 15 साल पुराने गाड़ियों को बैन कर दिया गया है। 10 या 15 साल का ऐसा आया था ना कि जो पुराना गाड़ी है उसको बैन कर दो। इसके पीछे वही कारण है कि वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से भारत जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि विरोध भी तो भारत में होता है कि हम क्यों नहीं चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंगिक समानता में शीर्ष स्थान पर है और यह कितने वर्षों से इस स्थान पर कायम है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। सही उत्तर क्या है? पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय दे दीजिए, जब समय आप देंगे ना तो आपको याद रहेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा सा अगर डिले हो तो आप लोग बहुत ही पेशेंस के साथ ना याद कर लेंगे, ये याद करने वाला है। और आप लोग अकेले याद करेंगे तो याद होगा नहीं, बहुत डेटा ऐसा है जो आपके दिमाग से ही उड़ जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको ना याद करवा ही दे। 40 के आसपास में सवाल है, 40 जैसे मान लीजिए कि 20 में आप देख लीजिए कि कौन सा देश सबसे शीर्ष पे, यानी कि फर्स्ट रैंक कौन सा है, और 20 सवाल आपका बन गया है भारत की जो रैंकिंग है। इतना कर लेंगे आपका बहुत हद तक कमांड इस पे हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश लैंगिक समानता में टॉप पर है? आइसलैंड 16 साल से, आइसलैंड क्या है 16 साल से नंबर 1 पे है। अभी आप लोगों ने क्या देखा, शांति सूचकांक में भी आइसलैंड आ गया। अब 2 डेटा एक साथ याद कर लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड पहले स्थान पर है और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड पहले स्थान पर है। याद हो गया आप लोगों को? याद हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही याद होगा, जितना ज्यादा उसको मथेंगे, रिवीजन करेंगे, लिखेंगे, मुंह से बोलेंगे, इधर उधर जोड़ करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसी को हम समझना कहते हैं। रटना होगा कि आप उसी को ज्यादा एक ही चीज को पकड़े हुए हैं। जैसे पहाड़ा क्या है, पहाड़ा 2 4 याद कर लेते हैं, है ना, याद कर लेते हैं, रटते हैं, याद हो जाता है। लेकिन बाकी चीजों को समझना पड़ता है, दाएं बाएं करके किसी तरीके से समझिए तो आपको ना वो फैक्ट याद रहेगा। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है कि बहुत हद तक याद हो गया होगा, आइसलैंड जो है वो 16 साल से ग्लोबल जेंडर गैप, जैसे जेंडर गैप क्या है, पुरुष और महिलाओं के बीच का जो व्यवहार में या समानता का जो अंतर हो जाता है वो पूछा गया है। यहां पे इक्वालिटी बहुत अच्छे से है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, अब यहां पे क्या आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आ गया, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी आप लोगों ने क्या देखा था, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी यही संस्था जारी करती है, ग्लोबल जेंडर गैप भी यही संस्था जारी करती है। 2 पॉइंट को हमने एक में मिलाकर के याद करवा दिया आपको। विश्व आर्थिक मंच, अभी आप लोगों ने क्या देखा था इससे पहले, यही था ना कि दूसरा था विश्व आर्थिक मंच? ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच आ गया यहां पे भी।
तो ग्लोबल जेंडर गैप और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा, और इसमें आइसलैंड को पहले नंबर पर रखा गया है। आप इसके स्कोर को छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए नहीं हो सकता है। आइसलैंड 2009 से लगातार इस स्थान पर है, जो इसकी मजबूत लैंगिक समानता नीतियों जैसे समान वेतन, मातृत्व अवकाश को दर्शाता है। भारत में क्या है, मातृत्व अवकाश जो है वो महिलाओं को मिलता है, पुरुषों को नहीं मिलता है ना। तो पुरुष को भी पितृत्व के आधार पर मिलना चाहिए, वो भी केयर टेकर की भूमिका निभा सकता है, वो छुट्टी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये लैंगिक क्या है, अंतराल है। न सिर्फ महिला बल्कि पुरुषों के साथ भी इस तरीके से नीतियां असमान है। तो आइसलैंड में ये समानता के स्तर पर है, और भी चीजें होंगी वहां की। तो समान वेतन, मातृत्व अवकाश को दर्शाता है। तो आपको ये पता चल गया कि 16 साल से आइसलैंड इस पे पहले है, और शांति में 17 साल से 2008 से उसी स्थान पर बना हुआ है। तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब पूछा गया भारत के संदर्भ में ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है, और इसने पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थानों की गिरावट दर्ज कर ली। ये देखिए, गिरावट ही हो गया, 131वां है, 129वां है, 131वां और रैंक बदला, सूचकांक बदला हुआ है, और फिर 129वां और सूचकांक बदला हुआ है। तो आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है। 10वें नंबर का सवाल पूछा गया है। देखिए भारत की क्या स्थिति आ गई है ना। जैसे ही आपको कह दिया जाए कि महिलाओं से जुड़ा किसी टॉपिक पे लेख लिखें, यत्र नार्यस्तु पूज्यते, तुरंत आप लोग उसका स्लोगन डाल करके लिखना शुरू कर देंगे, है ना। कितना गैप है भारत का, मतलब कहाँ आइसलैंड छोटा सा पहले पोजीशन पर है, और भारत जो है वो 131वें पोजीशन पर है, और 0.664 रैंक है। 2 स्थानों की गिरावट ही हो गई है। चुनाव रहा फिर भी भारत जो है वो गिर गया एक रैंक पीछे। तो 131वें पोजीशन पे भारत है, और जो सूचकांक है 0.664 है। आप लोग एक काम करेंगे, इससे पहले वाले में भी एक सूचकांक है, तो उसको अलग से पेज पे नोट कर लेंगे, ताकि लास्ट में एक बार रिवीजन कर सके। जिसमें 0. कुछ था, या 2 पॉइंट समथिंग ऐसा था, उसको याद रखिएगा, ये भूल जाने वाला डेटा है। तो 0.664 हो गया। 2 स्थानों की क्या है, गिरावट दर्ज कर दी गई है। तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है वो 131वां है, और हम लोग पिछले साल की तुलना में इस साल 2 स्थानों की गिरावट पे ही हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये असमानता की स्थिति है। तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अभी आप लोगों ने देखा था कि क्लॉस शॉप के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और कुल 148 देशों की रैंकिंग। तो 148 देश में भारत 131वें पोजीशन पर। यह भी चिंतनीय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि 148 में क्या है, भारत का जो पोजीशन है वो 131वां है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत अंतर है, इतना नहीं होना चाहिए था। तो प्रथम स्थान आइसलैंड का है, और भारत का आपको पता चल ही गया। तो भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण में कमजोर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे प्रयास से सुधारने की दिशा में हैं। तो धीरे धीरे सुधरेगा, प्रयास तो किया ही जा रहा है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया बढ़िया से, आर्थिक भागीदारी नहीं हो पाई। जैसे आप लोगों ने देखा कि सरपंच मुखिया वगैरह में क्या उनके पति ही डोमिनेट कर रहे हैं, निर्णय लेने वगैरह में प्रभावित कर रहे हैं। तो राजनीतिक जो कहा जाए जो मजबूतीकरण है या सशक्तिकरण है महिलाओं का, उतना नहीं हो पाया है। बात बात में पति से पूछेंगी, ये काम कर लें, ये काम कर लें, यहाँ दस्तखत कर लें, सिग्नेचर कर लें, वो आए हैं क्या, मिल ले नहीं मिले। तो इस तरीके से उनका फिर नेतृत्व कौशल बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है ना। कैसे जो महिलाएं हैं, पीटी देने जाना है, सेंटर पड़ गया दरभंगा, तो वो ये नहीं कि हाँ कोई फीमेल से पूछे, मेल को फोन लगा के बस से जाएं, ट्रेन से जाएं। ये मेरा ये इशारा है कि आप लोग क्या है, नेतृत्व के स्तर पे मजबूत रहिए। यहाँ पे कहा गया है राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी, सामाजिक चुनौतियां भी होंगी, सामाजिक चुनौतियों की वजह से भी ये सब अंतर पैदा होता है। तो खूब बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तर, इन सबको छोड़ देते हैं। जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु शमन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पर है, और यह किस रैंक पर है? डेनमार्क 4th, नीदरलैंड 5th, यूनाइटेड किंगडम 6th, भारत 10th। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये ऐसा सूचकांक है, ऐसा इंडेक्स है ना, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे किसी को रखा ही नहीं गया।
क्योंकि उन्होंने जलवायु परिवर्तन की दिशा में किसी तरीके से कोई बढ़िया काम नहीं किया, तो पहला 3 स्थान खाली छोड़ दिया गया है और चौथे से स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट 3 पोजीशन ब्लैंक है, कोई देश नहीं है, और उसके बाद एक देश है जिसका पोजीशन 4th है। तो आपको नाम के अनुसार पता चल गया होगा। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश, तो डेनमार्क क्या है, चौथे पोजीशन पर है। पहला 3 स्थान खाली छोड़ दिया गया है, 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक, और क्या है 4th पे कौन सा देश है, डेनमार्क। तो इस हिसाब से डेनमार्क सबसे टॉप कंट्री रहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स सूचकांक में, पहले पोजीशन पर डेनमार्क रहा, लेकिन है वास्तविक रूप से चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और CAN इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया गया है, डेनमार्क को 78.37 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रखता है, और इसकी जलवायु नीतियों नवीकरणीय ऊर्जा और कम उत्सर्जन के कारण है। पहला 3 स्थान खाली है क्योंकि कोई भी देश पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए सभी श्रेणियों में अति उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं कर पाया है। तो पेरिस जो एग्रीमेंट था ना, उसके जो समझौते हुए थे, तो उस समझौते को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाया। इसी वजह से फर्स्ट 3 जो पोजीशन है उसको ब्लैंक ही छोड़ दिया गया है। ऐसा एक साइलेंट विरोध भी किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है, और इसने पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थानों की गिरावट दर्ज की है। यहां पर भी भारत का जो रैंक है वो उसमें गिरावट आई है। 10वां है, 8वां है, फिर 10वां है, 12वां है। सूचकांक अलग अलग है, स्थानों की गिरावट के अनुसार आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, आज इसको याद करवा के ही छोड़ना है, सभी लोगों को याद हो जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट 2015। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो पोजीशन है वो 10वां है। तो ए इसका उत्तर है। 67.99 भारत का सूचकांक है, 2 स्थानों की गिरावट है। तो 10वां पोजीशन भारत का है, 67.99 का इसका स्कोर है, 2 स्थानों की गिरावट आ गई है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, तो भारत ने CCPI 2025 में 10वां स्थान प्राप्त किया, जिसका स्कोर 67.99 है, जो 2024 के 8वें स्थान से 2 स्थानों की गिरावट है। यानी कि हम 2024 में क्या थे, 8वें पोजीशन पर थे, खिसक गए 25 में और खिसक करके 10वें पोजीशन पर हो गए। तो इसके पीछे कारण क्या होगा, तो भारत का कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, सौर ऊर्जा में विस्तार, ऊर्जा दक्षता में सुधार इसकी उच्च रैंकिंग में योगदान तो देता है, लेकिन जो बैरियर आ गया वो कोयले पर निर्भरता और जलवायु नीति कार्यान्वयन में देरी इसकी मुख्य चुनौतियां हैं। यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में जो भी बातें कही होंगी उसको लागू करने में भारत भी विफल रहा है। इसी वजह से तमाम प्रयासों के बावजूद भी, यानी कि प्रति व्यक्ति कम कार्बन उत्सर्जन, सौर ऊर्जा में विस्तार और ऊर्जा दक्षता में जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसमें सुधार के बावजूद भी हम निचले स्थान पर हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं और जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसको हम लोग प्रयोग में ला ही नहीं रहे हैं, इस वजह से हम पीछे हो गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। मानव विकास सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है और इसका HDI स्कोर क्या है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। इसका स्कोर बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, यह स्कोर पूछे जाने की प्रबल संभावना इसी बार के BPSC में हो सकती है। जाएगा एग्जामिनर का ध्यान ना कि हमेशा तो रैंक पूछते हैं, अब की बार इसका हम स्कोर भी पूछ लें, तो जरूर से इसका स्कोर याद रखेंगे। तो मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है और इसका HDI स्कोर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आइसलैंड, 0.972। तो आइसलैंड जो है 0.972 के स्कोर के साथ पहले पोजीशन पे है। अब आप लोगों ने देख लिया कि आइसलैंड यहां पे भी पहले स्थान पर है। ये तीनों में आपको ना एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने यहां पर देख लिया कि आइसलैंड कौन कौन से इंडेक्स में पहले पोजीशन पर है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक हो गया। इससे पहले आप लोगों ने पीस इंडेक्स में भी देखा था,
जेंडर गैप में भी देख लिया था, अब मानव विकास में भी देख लिया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हो गया। मुझे लगता है कि याद हो गया होगा आपको आइसलैंड का। अब पूछा गया आप लोगों से मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है और इसने पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थानों की प्रगति की है। 130वां 3 स्थान की प्रगति ये स्कोर है, 133वां 130वां 129वां। अब आपको इसका स्कोर भी याद रखना है और कितने स्थानों की चूंकि यहाँ पे प्रगति किया है। जैसे आप लोगों ने देखा कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 2 स्थान नीचे गिरा है, 8 से पहुंच गया 10 पे, लेकिन यहाँ पे छलांग लगा दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 130वां 0.685 और 3 स्थानों की प्रगति। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा तक आपको याद रखना है 0.685। इसको एक दो बार लिख लीजिए 0.685 0.685। ये क्या है? HDI इंडेक्स है भारत का 685 है ना। ऐसे ही करके 2-4 बार लिख लीजिएगा। एक तरफ देखिए 85 दिख रहा होगा, 685 याद कर लेंगे। बीपीएससी पीटी तक याद रखना जरूरी है, आपके माइंड में होना चाहिए, आपके दिमाग में ये स्कोर जरूर होना चाहिए 0.685 685। ठीक है, अब जाकर के मार्केट से कोई सामान 6 रुपए का खरीद लीजिए, 8 रुपए का खरीद लीजिए, फिर 5 रुपए का, किसी तरीके से आपको ये डेटा दिमाग में घुस जाए। सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक यही याद रखने वाला है। 3 स्थानों की भारत ने प्रगति की है, तो 130वां स्थान भारत का है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा 131 नहीं है, 132-33 नहीं है। हमेशा कंफ्यूजन होगा 131 तो नहीं ना है, नहीं, इस बार क्या है, इधर लड्डू है, क्या है, शून्य है। भारत का जो रैंकिंग है इस बार के लिए आपको 13 सितंबर तक जरूर याद रखना है, इधर में क्या है, लड्डू टाइप का है, शून्य है ना। अब आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो एग्जाम में जाएंगे तो यहां 131 कर देगा, 32 कर देगा, फिर इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि है कौन सा। 130वां है और 0.685 स्कोर है, 3 स्थानों की भारत ने छलांग लगा ली है। तो अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भारत ने मानव विकास सूचकांक 2025 में 130वां स्थान प्राप्त किया है, जिसका HDI स्कोर 0.685 है, जो 2022 के 133वें स्थान से 3 स्थानों की प्रगति को दर्शाता है। जीवन प्रत्याशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत का क्या है, 72 हो गया। देखिए आगे मैं बता दूं आपको, तो सबसे पहले ये देखना है कि भारत का जो जीवन प्रत्याशा बढ़ गया है, 72 साल है, 67.7 से बढ़कर के 72 हो गया है। तो HDI जो इंडेक्स है ना, इस पर बड़ा काम का आपको पढ़ने लायक है। तो मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों की प्रगति का मूल्यांकन करती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल है। जारीकर्ता संस्था आपको पता हो गया, ठीक है। सम्मिलित देश 193 है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। प्रथम स्थान आप लोग को पता हो ही गया, आइसलैंड है, आइसलैंड। और भारत का रैंक 130वां हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ना रेड कलर से दिख रहा होगा, 72 वर्ष हो गया है, 67। ये भी सवाल एक बन सकता है कि इस बार HDI इंडेक्स के अनुसार भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़कर के कितनी साल की हो गई है, तो 72 वर्ष की हो गई है। और HDI का टाइटल भी याद रखेंगे, HDR का। तो HDR का जो HDI है, तो HDI का जो इस बार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है, जो इस बार का स्लोगन रहा है या जो इसका टैग लाइन है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इस बार का इसका स्लोगन रहा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अ मैटर ऑफ चॉइस। HDI का जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है HDR, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का इस बार का जो स्लोगन है वो ये है, अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज, 2 P है, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। हम लोग इस बार, या आप कह ले तो हम लोग AI के एज में ही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में ही हैं। तो क्या है इसका टाइटल, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। मुझे लगता है कि आपको ये भी याद हो गया होगा, ठीक है। तो HDI में क्या लिखा हुआ है, मटर टाइप में कोई शब्द है, ध्यान रखेंगे जिनका दिमाग कमजोर है या जिनकी इंग्लिश कमजोर है।
तो एक तो एआई शब्द मिल जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा एआई शब्द को याद है। पीपल भी है उसी में, पॉसिबिलिटीज भी है उसी में, मैटर भी है, चॉइस भी है। आपका चॉइस बहुत सारा है, किसी का चॉइस मैगी खाने का हो गया, चॉइस को याद रखेंगे, पीपल, पॉसिबिलिटी, चॉइस, मैटर, एआई, इतना मैंने बता दिया। मुझे लगता है कि इसका स्लोगन भी आपको याद हो गया होगा। विश्व बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक, भारत में गोदी मीडिया अक्सर चर्चा में रहती है। अब देखिए पूछा गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष स्थान पर है और यह कितने वर्षों से इस स्थान पर कायम है? एस्टोनिया 3 साल, डेनमार्क 5 साल, स्वीडन 4 साल, नॉर्वे 7 साल। तो ये पूछा गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश पहले पोजीशन पर है और कितने सालों से वो पहले पोजीशन पर ही रहा है। आपको इसका उत्तर बताना है। सबको याद होते जा रहा है। जैसे ही क्लास खत्म होगा इसके पीडीएफ व्हाट्सएप पर डल जाएगा, सब लोग व्हाट्सएप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे जो नए हैं। लिंक आपको वहां व्हाट्सएप पर दिख रहा होगा, chat.whatsapp.co वगैरह सब दिख रहा है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे। जेंडर गैप इंडेक्स में 131 है। जिया EIR1, अभी हम मैगी खाए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे आपके साथ मेरा ये चैनल तुक्का जैसा लग गया है ना। चॉइस याद हो गया HDI इंडेक्स में, अब उसमें खाना नहीं है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, तो नॉर्वे 7 साल से इसमें है। नॉर्वे क्या है इस रिपोर्ट में 7 साल से स्थान पर बना है। तो यह जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट, रिपोर्टर इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आप लोग इसको ऐसे भी याद रखिएगा, जहां कहीं भी प्रेस दिखाई दिया तो प्रेस में क्या होता है, एक रिपोर्टर तो होता ही है ना। प्रेस में क्या है, एक रिपोर्टर होता है। अब इसी रिपोर्टर को इस संस्था से जोड़ दीजिए। तो कौन सी संस्था इसको जारी करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। प्रेस में क्या है, कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, वो फ्री या उसको फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो घटनाओं को जेन्युइन तरीके से कवर कर सके, निष्पक्ष तरीके से वो घटनाओं को प्रकाशित करे, पब्लिश करे। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें नॉर्वे को टॉप पे रखा गया है। अब आपको बताना है भारत का रैंक। तो पूछा गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है और इसने पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थानों की प्रगति की है? 151वां है, 159वां है, 151वां, लेकिन रैंक और ये सूचकांक अलग है। पूछा गया आप लोगों से कितने स्थानों की प्रगति भी की है, तो आप लोग इसका उत्तर बता देंगे। तो जहां नॉर्वे पहले पोजीशन पर है, भारत जो है वो 151वें पोजीशन पर है, ठीक है। तो भारत ने 8 स्थानों की प्रगति की है और भारत का जो सूचकांक है वो 32.96 है। तो इसका उत्तर ए रहा। ए को आप लोग याद रखिएगा। 8 स्थानों की भारत ने छलांग लगाई है, थोड़ा सा प्रगति पे है, ठीक है। यानी कि गोदी मीडिया से कुछ मीडिया खिसका है। तो 151वां पोजीशन भारत का है। तो भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 151वां स्थान प्राप्त किया, जिसका स्कोर 32.96 है, जो 2024 के 159वें स्थान से 8 स्थानों की प्रगति की है। हालांकि भारत बहुत ही चिंताजनक गंभीर श्रेणी में है, जहां कॉरपोरेट और राजनीतिक दबाव, पत्रकारों पर हमले और सेंसरशिप प्रमुख चुनौतियां हैं, ठीक है। कॉरपोरेट का दबाव आ जाता है कि आप अगर इस तरीके से न्यूज दिखाएंगे तो हम आपके चैनल पे विज्ञापन ही नहीं देंगे, ऐड नहीं देंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेली मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, प्रचार के लिए वो फंड ही नहीं देते हैं, है ना। तो वो इस तरीके से दबाव हो जाता है, सरकार का दबाव हो जाता है, राजनीतिक दबाव हो गया। तो ये सब भारत में चुनौतियां हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें 180 देशों को शामिल किया जाता है। और ये जो इसका मुख्यालय है, उसका मुख्यालय कहां पे है? पेरिस में है। जैसे आप लोगों ने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय कहां पे है, तो वियना में आप लोगों ने देखा, ठीक वैसे ही रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो मुख्यालय है, पेरिस की संस्था पत्रकारिता या प्रेस फ्रीडम को जारी करती है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो सबसे पहले स्थान पे नॉर्वे है, उसके बाद एस्टोनिया है और थर्ड पे नीदरलैंड है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भारत का जो रैंक है वो 151वां है, 151 है और भारत ने प्रगति किया है, 8 स्थानों की छलांग लगाई है। तो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दुनिया भर में मीडिया प्रेस को सबसे बड़ा खतरा
आर्थिक दबाव का होता है, वेतन ही नहीं मिलेगा टाइम पर अगर आप सही सूचना प्रकाशित करना कर दे तो। वैश्विक स्थिति अब डिफिकल्ट वर्ग में आ चुका है। आरएसएफ के बयान के अनुसार भारत में मीडिया स्वतंत्रता कई दबावों का सामना कर रही है, जैसे कि राजनीतिक समूहों के माध्यम से मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकृत हो जाना, कानूनी रास्तों का दुरुपयोग और रिपोर्टिंग के दौरान उत्पीड़न, पिटाई कर देंगे। कहीं कोई रिपोर्टर्स चला गया है किसी चीज को दिखाने, तो हो सकता है कि एमएलए ही पीट दे कि भाई आप हमारे क्षेत्र का ये निगेटिव क्यों दिखा रहे हैं। कहीं नाला अगर बह रहा होगा, कोई उसका रिपोर्टिंग करना चालू कर दिया, तो हो सकता है कि उसको वहां मार पड़ जाए, है ना, क्योंकि उस क्षेत्र को सच बता देगा उसकी जो स्थिति है। तो ये सब सामना करना पड़ता है। तो शीर्ष देश में नॉर्वे पहले पे है, भारत 151वें पे है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक NRI 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश डिजिटल तत्परता में शीर्ष स्थान पर है और यह सूचकांक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक के अनुसार कौन सा देश डिजिटल तत्परता में, है ना, डिजिटल तत्परता में आप लोग भी तत्पर रहते हैं, ठीक है, जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तुरंत देख लिए, चेक कर लिए, किसी का स्टेटस तुरंत चेक कर लिए। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखेंगे, डिजिटल तत्परता में शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वो देश जो कि डिजिटल तत्परता में पहले पोजीशन पर है, तो आपसे पूछा गया सिंगापुर, नीदरलैंड है, स्वीडन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा यह रैंकिंग प्रकाशित या डिजिटल तत्परता वाला जो सूचकांक है वो प्रकाशित किया जाता है। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक का जो प्रकाशन होता है वो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट यूएस का है, वहां से किया जाता है। और इसमें जो पहला पोजीशन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट बना लीजिए। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद शायद बिजनेस स्कूल द्वारा प्रकाशित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका को 2024। ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में है। खैर, तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक का जो है आपको बताना है कि भारत की रैंकिंग कौन सी है। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक और अनुमानित स्कोर क्या है, इसने 2022 की तुलना में कितने स्थानों की प्रगति की है। इन सबका आप चाहे तो स्कोर छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ भारत का पोजीशन जो है वो याद रखिएगा, पोजीशन याद रखना जरूरी है। छलांग आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये सब का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन ये थोड़ा सा आप इसको छोड़ सकते हैं। पहले पूछ तो ले कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से पोजीशन पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 36वें पे है, भारत का स्कोर 55 है, 12 स्थानों की भारत ने प्रगति की है। ठीक है, पहले पे यूएस हो गया, दूसरे पे नहीं, भारत का जो है वो 36वां है। तो NRI 2025 में भारत ने 36वां स्थान प्राप्त किया, जिसका अनुमानित स्कोर 55 है। तो फिलहाल आप लोग याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है वो भारत को कौन सा स्थान देती है, 36वां पोजीशन देती है। बाकी सब छोड़ सकते हैं, इसमें कोई खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 170 देश में भारत 36वें पोजीशन पर है। सूचकांक का वास्तविक नाम भी छोड़ सकते हैं, रेडनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स छोड़ सकते हैं। प्रथम स्थान यूएस का याद रखेंगे, ठीक है, विशेष रूप से एआई। तो आज चैट जीपीटी किसका है, यूएस का ही है। डिजिटल व्यवसाय परिवर्तन और प्रौद्योगिकी अपनाने में अपनी प्रभुत्व के कारण, ठीक है। भारत में भी ओप्पो वीवो में लोग कैमरा चेक करते हैं, यूएस के लोग आईफोन का देखते हैं। हर साल उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाता है ना, उसमें देखिएगा तो हमेशा उसमें आते रहता है, तुरंत उसका महीने में 1-2 बार अपडेशन हो ही जाता है। तो वो लोग जो टेक्नोलॉजी होता है ना उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो भारत क्या है उसमें अभी 36वें पोजीशन पर है। भारत में जो ये जो तत्परता है, ये तत्परता सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए, किसी को व्हाट्सअप कर दीजिए तो तुरंत देख लें, कोई रील डाल दे तुरंत देख लें, लेकिन उनको कुछ कह दिया जाए कि और भी वो कर लें तो वो नहीं हो पाएगा। एआई पे कुछ काम कर लें तो वो अभी भारत स्लो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश खुशी के स्तर पर टॉप पर है और यह कितने वर्षों से इस स्थान पर कायम है। डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड। अभी आप लोगों ने शांति सूचकांक देखा था, अब यहां हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश खुशी में शीर्ष स्थान पर है। अब आपको बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड है 7 सालों से। यानी कि अगर शांति के मामले में आ जाए
तो शांति में आइसलैंड टॉप है, आइसलैंड टॉप पर है। लेकिन वहीं खुशी के मामले में, ठीक है, फिनलैंड, क्या है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड के लोग खुश हैं, शांत कम है। खैर ऐसा नहीं तुलना करना है, तो दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बहुत खुश है वो क्या है, फिनलैंड है। जो बहुत शांत है वो आइस, बर्फ की तरह जमा हुआ है, आइसलैंड है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों से कि भारत की जो रैंकिंग है वो कौन से पोजीशन पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है, और इसने पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थानों की प्रगति की है। तो प्रगति को भी आप याद कर लेंगे, भारत का क्या है, यानी कि छलांग लगाया है, प्रगति कर लिया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत ने 118वें पोजीशन पे आया है और 8 स्थानों की प्रगति की है। तो 118वें को याद रखिएगा भारत का जो रैंक है, यानी कि फिनलैंड कहाँ फर्स्ट पोजीशन और हम कहाँ 118वें पोजीशन पर हैं। यानी कि हम लोग खुश नहीं हैं, हम लोग क्या है, खुश नहीं है, तभी तो हम लोगों को 118वां रैंक मिला है। खुश नहीं है, कारण क्या हो सकता है, अब कारण आप ही लोग बताएं, अलग अलग कारण होंगे इसके। नेक्स्ट है, हाँ अब इसको समझेंगे, इस रिपोर्ट को देखेंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत ने 118वां स्थान प्राप्त किया है, जिसका जो स्कोर है वो 4.256 है, जो 2024 के 126वें स्थान से 8 स्थानों की प्रगति दर्शाता है। सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति जीडीपी में सुधार इस प्रगति का प्रमुख कारण है। तो सामाजिक समर्थन, ठीक है, जीवन प्रत्याशा 72 साल हो गया, किसके अनुसार, अभी आप लोगों ने देखा था 72 साल, और प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है, $9,046 है, में सुधार इस प्रगति का प्रमुख कारण है। लेकिन क्या है, भ्रष्टाचार की धारणा और कम स्वतंत्रता चुनौतियां बनी हुई है। जैसे ही अधिकारी बनिएगा आप लोग नहीं, मतलब कोई और भी दलाल बैठा देंगे, 500 रुपया उगाही करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर होगा, नहीं तो फिर कई बार कह देंगे सर्वर नहीं चल रहा है, अधिकारी काम पे नहीं आए हैं। तो भ्रष्टाचार भारत में निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक है। मुखिया जिनका वेतन इतना कम है, तुरंत स्कॉर्पियो गाड़ी चली जाती है। तो भारत में भ्रष्टाचार छोटे से छोटे लेवल पे भी होता है। कोई सामान बेच रहा है उसमें भी वो करप्शन कर देता है, 50 ग्राम कम। तो भ्रष्टाचार की धारणा और कम स्वतंत्रता चुनौतियां बनी हुई हैं। आजकल मूर्ख लोगों को जो सुकुलाम है उसको मालराम बना करके बेच देते हैं लोग, इस स्तर पर भी करप्शन है, आचरण से संबंधित जुड़ा हुआ है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल डेटा के आधार पर देशों की खुशी के स्तर को मापता है। तो खैर इनको छोड़ दीजिएगा, भारत में 118वां रैंक है, वो याद रखिएगा भारत का। जारीकर्ता संस्था, हाँ ये याद रखेंगे कौन सी संस्था जारी करती है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो सतत यानी कि सस्टेनेबल, विकास डेवलपमेंट, समाधान सॉल्यूशंस और नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसका नेतृत्व जेफरी सैक्स करते हैं। 2012 से WHR प्रकाशित, खैर इसको छोड़ सकते हैं आप, तो याद रखिएगा। 147 में भारत का पोजीशन 118 है, फिनलैंड टॉप पर है, फिनलैंड पहले पोजीशन पर है। ठीक है, बहुत खुश हो गए आप लोग, खुश हुए कि नहीं हुए, 118वें रैंक पर हैं हम। 118 मतलब 100 से भी पार हो गए हैं। नेक्स्ट है 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों की संख्या में शीर्ष स्थान पर है, और यह वैश्विक HNWI है ना, जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है। तो 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, द वेल्थ रिपोर्ट पूछा गया है, इसके अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पर है, टॉप पर है, और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना पोजीशन वो रखता है। तो नाम से आप लोग देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका 38.7% है। तो द वेल्थ है ना, वेल्थ मतलब जो समृद्धि इसकी होगी है ना, तो यूएस का ही होगा, अमेरिका डॉलर,
तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों की संख्या में पहले पोजीशन पर है? तो यूएसए है और वैश्विक जनसंख्या का 38.7% यह हिस्सा रखता है। उसके बाद अब पूछा गया है कि भारत का पोजीशन कौन सा है? द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक और HNWI जनसंख्या क्या है और इसने 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4th पोजीशन पर भारत है। 4th पोजीशन पर भारत है, 85,698 और 6% की वृद्धि इसने की है। तो ये जो डेटा है द वेल्थ रिपोर्ट, इसके अनुसार अगर हम देख लें तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है नाइट फ्रैंक जो कि लंदन की एक संस्था है और इसने वैश्विक स्तर पर 100 से अधिक देशों को प्रकाशित किया है, जिसमें पहला पोजीशन यूएस का है और भारत का पोजीशन चौथा है। उस इतना आप लोग बस याद कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खर्च करना है। ठीक है, तो द वेल्थ रिपोर्ट में पहले पोजीशन पर यूएसए है और भारत चौथे पोजीशन पर है। भारत चौथे पोजीशन पर है। ठीक है, इतना ही आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये पूछा गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सैन्य शक्ति में शीर्ष स्थान पर है और यह इंडेक्स कितने मापदंडों पर आधारित है? रूस 50 से अधिक, संयुक्त राज्य अमेरिका 60 से अधिक, चीन 50 से अधिक, भारत 60 से अधिक। तो पहले पोजीशन पर पूछा गया है कौन सा देश है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है वो यूएस है, 60 से अधिक। ठीक है, तो 60 से अधिक मापदंड के आधार पे अमेरिका टॉप पर है। अब आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन है वो कौन सा है और इसकी नौसैनिक शक्ति में विमान वाहक पोतों की संख्या कितनी है? तो अभी आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चौथा और 2 विमान वाहक पोत है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप कौन सा है? यूएसए है। जैसे आप लोगों ने द वेल्थ इंडेक्स में देखा, ठीक वैसे ही फायर पावर इंडेक्स में भी देख लीजिएगा, यूएस पहले पे है और भारत क्या है? चौथे पोजीशन पर है। 4th रैंकिंग भारत की है। विमान वाहक को छोड़ सकते हैं, स्कोर को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कोर याद कर लीजिएगा, स्कोर हो सकता है बीपीएससी टाइप में। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्कोर 0.1184 है और वहीं जिसकी रैंकिंग है विश्व में वो चौथे पोजीशन पर है। तो भारत ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 0.1184 के पावर इंडेक्स स्कोर के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसकी नौसैनिक शक्ति में 293 संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें से आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत 2 विमान वाहक पोत हैं। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, ठीक है। 18 पनडुब्बियां और 135 गश्ती जहाज शामिल हैं। भारत का प्रदर्शन इसके आधुनिकीकरण, 172 परमाणु हथियारों और 75 बिलियन डॉलर रक्षा बजट को दर्शाता है। तो खैर भारत का पोजीशन क्या रहा? कुल मिलाकर के चौथा रहा है। ग्लोबल फायर पावर .com के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित या इस इंडेक्स को प्रकाशित किया जाता है। पहले पे यूएसए, भारत क्या है? चौथे पर है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा में पहले स्थान पर है और यह कितने वर्षों से इस स्थान पर कायम है? डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। अब आपको इसका उत्तर बताना है, ठीक है। याद हो जाएगा बहुत, जैसे 50% भी याद कर लेंगे आप लोग ना, तो फिर आपका आधा बर्डन खत्म हो गया, ठीक है। फिर कभी खाना खाते समय देख लीजिए 5-10 मिनट, नाश्ता करते थोड़ा सा ऐसा देख लीजिए, आपको याद रहेगा। इतने सारे सूचकांक को याद करना आसान नहीं है, तो इसको आप अच्छे से मन लगा करके याद कर लीजिएगा, परीक्षा तो आपको याद रखना है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कौन सा देश पहले पोजीशन पर, यानी कि वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है तभी तो पहले स्थान पर है। तो डेनमार्क आ गया 7, ठीक है। तो डेनमार्क क्या है? 7 सालों से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पहले पोजीशन पर है, यानी कि वहां पे करप्शन नहीं है। कोई काम ऐसा ही हो जाता होगा बिना पैसे का ही। भारत में क्या है? करप्शन कई स्तरों पे है। हेलमेट नहीं लगाने पे लोग चालान न काट करके करप्शन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस अपराधी को पकड़ने की बजाय हेलमेट चेकिंग करना शुरू कर देती है। करप्शन की वजह से ही उसको, अपराधी को पकड़ने में मन नहीं लगेगा। मन कहाँ लगेगा? हेलमेट चेक करने में। दोनों काम महत्वपूर्ण है।
लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर फोकस करना चाहिए। तो डेनमार्क 7 सालों से है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क 90 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है, और इसने 2023 की तुलना में कितने स्थानों की गिरावट दर्ज की है? घुसखोरी बढ़ गया है भारत में। अब आपको इसका उत्तर बताना है। ईयर 1 जो है वो कॉपी पे लिखते, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो डेनमार्क पहले पे है और भारत क्या है, आपको स्कोर बताना है, रैंक बताना है, और कितने स्थानों की गिरावट पर है। इसका मतलब कि भारत की स्थिति बहुत बदतर होते जा रही है। तो 96वां स्थान और 3 स्थानों की गिरावट हो गई है। तो कौन सा है? 96वां और 3, तो ए इसका उत्तर रहा। तो भारत का जो रैंक है, या जो जैसे डेनमार्क 90 स्कोर के साथ टॉप पे है, 90, भारत 38 के साथ कौन से पोजीशन पे है? 96वां। तो सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का जो है वो 96वां स्थान प्राप्त किया है, जिसका स्कोर 38 है, जो 2023 के 93वें स्थान से 3 स्थानों की गिरावट दर्शाता है। यह गिरावट कमजोर प्रवर्तन, रिश्वतखोरी और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार मामलों में जवाबदेही की कमी को दर्शाती है। हालांकि डिजिटल इंडिया जैसे सुधार सकारात्मक हैं, कर नहीं दिया है। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे पुल गिर रहा है। अब पुल गिरने के पीछे ईमानदारी तो होगा नहीं, है ना। तो भारत क्या है, रिश्वतखोरी के मामले में टॉप, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, टॉप नहीं है। तो 96वां स्थान है। जारी करने वाली संस्था कौन सी होगी? है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक बर्लिन आधारित है। यह सूचकांक 1995 से प्रतिवर्ष सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा को मापता है। कुल 180 देश हैं इसमें, जो विशेषज्ञों और व्यवसायियों की धारणा पर आधारित हैं। प्रथम स्थान डेनमार्क है, भारत का पोजीशन 96वां है। ठीक है, और कुल देश 180। तो जैसे ये सवाल रहेगा ना कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये संस्था क्या है? ट्रांसपेरेंसी। जैसे आप लोगों ने देखा था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता जो सूचकांक आप लोग पढ़ते हैं वो किसके द्वारा? उसमें एक शब्द रिपोर्टर्स भी लगा है। जहां पे भ्रष्टाचार है तो लोग क्या मांग करते हैं कि व्यवस्था क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो, है ना, पारदर्शी सिस्टम हो। तो ट्रांसपेरेंसी क्या करती है? तो करप्शन परसेप्शन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को प्रकाशित करती है। तो दोनों सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा, इधर उधर तुक्का नहीं लगा देना है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन बेस्ड ये संस्था है, जर्मनी की संस्था है। ठीक है, तो ये संस्था सीपीआई को जारी करती है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो भारत का रैंक आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्यावरण संरक्षण उपायों में शीर्ष स्थान पर है, और यह किस स्कोर के साथ है? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड या फिर स्विट्जरलैंड? सही जवाब बताएं आप। अब देखिए एक अलग सूचकांक आ गया है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, है ना। 2024 के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा देश पर्यावरण संरक्षण उपायों में पहले पोजीशन पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। तो डेनमार्क को अच्छे से याद रखेंगे, कितना आसान हो गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के साथ इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पे प्रकृति के भी बहुत प्रेमी हैं, यानी कि भ्रष्टाचार नहीं है, वो भी याद रखना है आपको। प्रकृति प्रेमी है, ये भी आपको याद रखना है। तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 के संदर्भ में, ठीक है, डेनमार्क 77.9 स्कोर के साथ पहले पोजीशन पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया था, इसमें डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया है। और भारत का पूछा गया वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है, और इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। 176वां है, 150वां है, 176वां फिर है लेकिन मृदा क्षरण भी है, और 150वां है वन कवर हानि के साथ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 176वां है। भारत में क्या है, सबसे बड़ी चुनौती प्रकृति को वायु प्रदूषण के साथ मिल जाती है। ठीक है, जैसे दिल्ली का आप लोग अक्सर नाम सुनते होंगे, दिल्ली में क्या है, तुरंत क्या हो गया, तो एक अलग प्रकार का माहौल बन गया जिसमें बहुत ज्यादा आप लोग देखते हो कि प्रदूषण हो गया, है ना। जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है,
तो हमेशा आप लोग देखिएगा कि हमेशा न्यूज में चर्चा ही में रहता है। पीपीएम का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है, भारत क्या है, 176वें स्थान पर है। ठीक है, हाँ, PM2 PM2.5 वगैरह ये सब इंडेक्स आप लोग को हमेशा चर्चा में रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विधि के शासन में शीर्ष स्थान पर है और यह कितने कारकों पर आधारित है? डेनमार्क 8 कारक, नॉर्वे 6 कारक, फिनलैंड 8 कारक, स्वीडन 6 कारक। तो विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ के अनुसार, ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ विधि के अनुसार शासन होना चाहिए। भारत में चलता तो विधि का शासन ही है, लेकिन कई बार आप लोग देखेंगे कि इसका उल्लंघन भी होता है, लोग वहीं पे न्याय कर देना पसंद करते हैं। तो विधि के शासन में शीर्ष स्थान पर है और यह कितने कारकों पर आधारित है? डेनमार्क का नाम फिर आ गया। अभी आप लोगों ने क्या देखा, प्रकृति को आप लोगों ने देखा, करप्शन को देखा, और फिर क्या आ गया, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी डेनमार्क 8 कारकों के साथ किस पहले पोजीशन पर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत कौन से पोजीशन पर है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 69वां, 76वां, 69वां, व्यवस्था और सुरक्षा, फिर 76वां। तो भारत का रैंक और स्कोर क्या है और इसकी सबसे बड़ी कमजोर रैंकिंग किस कारक में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69वां है। नागरिक न्याय में बहुत कमजोर है भारत, है ना, अपने नागरिकों के न्याय के संदर्भ में भारत कमजोर है, तभी इसकी जो रैंकिंग है वो 69th आई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा किस तरीके से नागरिक न्याय भारत में कमजोर है, जो भारत को रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में नीचे स्थान पर रख देता है। ठीक है, डेनमार्क 8 कारकों के साथ पहले पोजीशन पर है। तो भारत ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 69वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, जो न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी, पहुंच की कमी, जो गरीब है वो न्याय या कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हालांकि व्यवस्था और सुरक्षा में भारत का प्रदर्शन बेहतर है, जो आंतरिक स्थिरता को दर्शाता है। तो खैर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भुखमरी के स्तर में शीर्ष स्थान पर है और यह कितने संकेतकों पर आधारित है? बेलारूस, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा देश भुखमरी के स्तर में, यानी कि यहां पे भुखमरी नहीं है, ऐसा नहीं लगे कि यही सबसे टॉप पर, नहीं, अगर टॉप पर है तो यहाँ पे भुखमरी नहीं है, जो नीचे रहेगा वहां पे भुखमरी है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश भुखमरी के स्तर में शीर्ष स्थान पर, इसका मतलब कि वहां न्यूनतम स्तर है। बेलारूस को आप याद रखिएगा 4 संकेतकों के साथ सबसे टॉप पर है। अब आपसे पूछा गया है भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है और इसका रेटिंग भी याद रखिएगा, स्कोर याद रखेंगे। इसकी सबसे बड़ी चुनौती किस संकेतक में है? तो 105वां है, 27.3 है, बाल वेस्टिंग है, बाल स्टंटिंग है, अल्प पोषण है, बाल मृत्यु दर है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर बता दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर है ए, 105वां, बाल वेस्टिंग। तो भारत क्या है कि इसकी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बाल वेस्टिंग है और 105वां स्थान भारत का है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने क्या देखा कि पहला जो रैंक है वो मिला है बेलारूस को। तो यहाँ पे कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा ये डेटा जारी किया जाता है और इसमें एक और संस्था है वेल्ट हंगर हेल्फे के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बेलारूस को 5 से कम स्कोर के साथ शीर्ष पर रखता है। ठीक है, इन देशों में अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, बाल स्टंटिंग और बाल वेस्टिंग के आधार पर मापता है। बेलारूस की मजबूत खाद्य सुरक्षा और पोषण नीतियां इसे टॉप पर रखती हैं। वहीं भारत क्या है, 105वें रैंक पर है। तो भारत में ये सब क्या है, खराब स्थिति होगी। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश आर्थिक स्वतंत्रता में टॉप पर है और यह कितने कारकों पर आधारित है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, हांगकांग या फिर न्यूजीलैंड। तो टॉप पूछा गया है, कारक वारक छोड़ सकते हैं। सिंगापुर 12 कारकों के साथ पहले स्थान पर है। क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में क्या है, सिंगापुर टॉप पर है। सिंगापुर क्या है, टॉप पर है। यानी कि अगर आपको पासपोर्ट वाला रैंक याद आएगा तो फिर आपको आर्थिक स्वतंत्रता वाला भी रैंक याद हो जाना चाहिए। सिंगापुर टॉप पे है, कारक वारक छोड़ दीजिए। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। अब बताना है भारत का जो रैंक है वो कौन सा है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है और इसकी सबसे कमजोर रैंकिंग किस कारक में है? आपको इसका
जवाब बता देना है। तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। 121वां भ्रष्टाचार से स्वतंत्रता। तो भारत की जो सबसे कमजोर रैंकिंग क्या है, इसी में है, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 121वें पोजीशन पर है। नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों से वैश्विक नवाचार इनोवेशन इंडेक्स में, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नवाचार प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पर है और यह कितने वर्षों से इस स्थान पर कायम है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सिंगापुर? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। 14 सालों से नवाचार प्रदर्शन में, यानी कि इनोवेशन वहां पे सबसे अच्छा है, तभी तो वहां की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है और बहुत महंगे होने के बावजूद भी इसका वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत ज्यादा है। भारत में भी जो भी धनी लोग हैं, जो रिच पर्सन भारत के हैं, वो देखिएगा रोलेक्स की घड़ी पहनना पसंद करते हैं। उनको टाइटन का दे दीजिए, फास्ट ट्रैक का दे दीजिए, वो नहीं पहनेंगे। समय वही बताएगा, 2 बजेगा तो ऐसा नहीं कि रोलेक्स की घड़ी में 4 बजा देगा, नहीं, समय सब सेम रहेगा। उनकी घड़ी रोलेक्स की है, ठीक है। तो नवाचार प्रदर्शन में क्या है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। अब पूछा गया है भारत कौन से रैंक पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है और इसने प्रगति भी की है? तो आपको पहले भारत का रैंक बता देना है। तो भारत का जो रैंक है वो 39वां है, 1 स्थानों की प्रगति भारत ने कर लिया है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39वें पोजीशन पर है। 40 में कम कर दीजिएगा, 39वें पोजीशन पर भारत है। 1 स्थान की प्रगति भारत ने किया है, ठीक है, बाकी को छोड़ सकते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी कि रहने योग्य इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व में का सबसे रहने योग्य, वो कौन सा शहर है जो दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है कि यह शहर रहने योग्य शहर है, मानव निवास यानी कि वहां बहुत अच्छा जो एयर है वो मिलेगा, पानी बहुत अच्छा मिलेगा। तो रहने योग्य, ऐसा ना हो कि जहां रह रहे वहीं पर नाली बह रहा है, पानी हो गया तो वहां जल जमाव की स्थिति होगी, वैसा नहीं है। सबसे अच्छा रहने योग्य जो शहर है वो पूछा गया, वियना है, कोपनहेगन है, ज्यूरिख है, मेलबोर्न। तो वियना को याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। तो 3 वर्षों से लगातार वियना ऑस्ट्रिया में टॉप पर रहा है, वो शहर जो सबसे अच्छा रहने योग्य माना गया है, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों नई दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग क्या है और उनकी निम्न रैंकिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको बताना है नई दिल्ली और मुंबई की जो रैंकिंग है वो क्या है और इनकी जो निम्न रैंकिंग है उसके पीछे कारण क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है। तो वायु प्रदूषण और इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे। अभी दिल्ली में लगातार 6 दिन तक बारिश हुई है। अब जब 6 दिन तक बारिश हुई है तो जगह जगह जल जमाव होगा। जिस तरीके से आप लोग पटना में देखते होंगे, मुसल्लापुर हाट, कंकड़बाग, इंद्र नगर, राजीव नगर, इन सब में जल जमाव की स्थिति होगी, ठीक वैसे ही दिल्ली में जल जमाव की स्थिति हो गई है। 2 घंटा अगर बरस जाए तो कहीं पे भी पानी, वाटर लॉगिंग, जो लॉगिंग की समस्या है वो हो जाती है। और वायु प्रदूषण दिल्ली में है ही, दिल्ली का मतलब ही है वायु प्रदूषण। मुंबई भी इसी में शामिल है। दिल्ली 141वें पे है और नीचे है मुंबई 136वें पर है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में नई दिल्ली और मुंबई की निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से वायु प्रदूषण और बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण है। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। मतलब मेजर इश्यूज को ये कवर किया गया। वायु प्रदूषण है ना, कुत्ता वाला समस्या दिल्ली में बहुत है। अगर रात में 9-10 बजे किसी गली में आप घुसे, कॉर्नर पे ही 8-10 कुत्ते का पूरा जमावड़ा लगाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रहने के लिए चुनौती पैदा करते हैं। रात में डर लग जाता है कहीं काट मत दे। अब पहले की तरह था कि 1-2 कुत्ता पैद में खड़ा हो गया तो भाग जाए, अब क्या है कि 8-10 की संख्या में चले जाते हैं। दिल्ली में कल ही पूरा का पूरा जो कुत्ता लवर है वो प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि उनकी मानसिकता के भीतर ही, मतलब गाय, बैल, बकरी, भेड़, मुर्गा, मुर्गी को बचाने के लिए कोई नहीं आता है, कुत्ता के लिए लोग टांग करके गोदी में लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। तब जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है कि जो भी लवारिस कुत्ते हैं, जो कुत्ते आवारा कुत्ते हैं, ठीक है, तो उन आवारे कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करना है, मारना भी नहीं है, तो शेल्टर में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि उनकी नसबंदी करेंगे, टीकाकरण। तो जैसे जो विश्व के जो देश है ना, जैसे मान लीजिए कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब के सब जो देश है वो रेबीज फ्री है। भारत का जो डेटा आ गया है कि साल भर में 20,000 लोगों की जो मौत है वो कुत्ते के काटने से हो जाती है। ये इतना बड़ा डेटा है, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। तो आवारा कुत्तों पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार डिसीजन दिया है। तो कहीं ना कहीं शहरों को रहने योग्य भी तो बनाना है ना। तो लोग हाथ में कुत्ता टांग टांग करके इंडिया गेट के पास देखिएगा तो प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। और उसके बाद गवई साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दिया कि ठीक, हम इस अपने ही इस डिसीजन को हम पुनर्विचार भी करेंगे, यानी कि दबाव में आ गए वो।
इस तरीके से कुछ अभी गुड़गांव में आप लोगों ने देखा था होगा एक सप्ताह पहले, किस तरीके से पार्क में एक महिला कुत्ता को टहला रही है और कुत्ता अचानक से किसी दूसरी महिला पे झपट्टा मार के मुंह पे ही नोच लेता है। बताइए उसकी क्या स्थिति होती होगी। बुजुर्गों के लिए कितना खतरा है आवारा कुत्ता, बच्चों के लिए कितना खतरा है आवारा कुत्ता। लिफ्ट में कितनी ही घटनाएं गुड़गांव में हुई है जिसमें कुत्ता भी है बच्चा भी है। अब बच्चे को देख नहीं रहा है, कुत्ता काट ले रहा है, पहचानता नहीं है, काट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज में ये सब जो है दूषित मानसिकता भरी हुई है और आवारा कुत्तों के प्रति बहुत ही चिंतनीय ये बात हो गई कि अचानक से भीड़ कहां से आ गई कुत्ता प्रेमी बन करके। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंकिंग आ गई है, सॉरी दिल्ली और मुंबई की जो रैंकिंग आ गई है वो आ गई है 141वां दिल्ली का है और 136वां मुंबई का है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जारी करने वाली जो संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है और वियना ने पहली बार इसका मतलब पहले पोजीशन पर वियना रहा है। ठीक है, और टॉप 5 जो वर्ल्ड के कंट्री हैं जो रहने योग्य शहर हैं उनका नाम लिखा हुआ है। वियना है, कोपनहेगन डेनमार्क का है दूसरे पोजीशन पे है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का तीसरे पे है, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया का चौथे पोजीशन पे है, कैलगरी कनाडा का है ये 5वें पोजीशन पर है। तो ये सब जो देश है वो रहने योग्य विश्व के शहर हैं। नेताओं को पता चल जाएगा तो यहाँ फ्लैट खरीद लेंगे, नेताओं को पता चल जाए लेकिन ये खरीदने देंगे नहीं, इनके यहाँ पाबंदी होगी। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्यटन विकास में शीर्ष स्थान पर है और यह कितने स्तंभों पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका 5 स्तंभ है, स्पेन 4 स्तंभ है, जापान 5 स्तंभ है, फ्रांस है 4 स्तंभ। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में पूछा गया है तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो पहले पोजीशन पर है। यूएस क्या है 5 मानकों पर पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत का पूछा गया आप लोगों से कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 24 में भारत का रैंक क्या है और इसकी सबसे मजबूत रैंकिंग किस क्षेत्र में है। 54वां है सांस्कृतिक संसाधन है, 38वां प्राकृतिक संसाधन है, 54वां मूल्य प्रतिस्पर्धा है, 38वां स्वास्थ्य और स्वच्छता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। भारत जो है 54वें रैंकिंग पे है और सबसे मजबूत अपना क्या है कल्चरल जो रिसोर्सेज है संसाधन है। तो सांस्कृतिक संसाधन में हमेशा देखेंगे भारत की जो चर्चा होती है वो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों पर होती है, कल्चरल एक्टिविटी पर भी होती है। तो इन सबको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ का अपना जो धरोहर रहा ना संस्कृति जो अपनी है वो सबसे मजबूत मानक हो जाता है। 54वें स्थान पे भारत है। नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्यावरणीय स्थिरता में शीर्ष स्थान पर है और यह कितने संकेतकों पर आधारित। अभी आप लोगों ने 25वां देखा था ना 25 का, अब 24 का भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 24 में भी डेनमार्क ही टॉप पर है। ठीक है, छोड़ सकते हैं, 24 का नहीं पूछेगी, 25 का ही पूछेगी। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक IAPI 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश बौद्धिक संपदा संरक्षण में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने में कौन सा देश टॉप पर है और यह कितने संकेतकों पर आधारित है। यूएस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी। उत्तर इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका इसमें क्या है, जैसे बौद्धिक संपदा के संरक्षण में जैसे कोई यूट्यूबर किसी का कॉपी करके यूट्यूब पर डाल दे तुरंत कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, यानी कि यूएसए इस पे बहुत अच्छे से गौर करता है। भारत में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके करिए, कोई यहाँ पे वैसा कानून नहीं जो प्रोटेक्ट करे। किताब लिखेंगे तुरंत उसकी पीडीएफ वायरल हो जाती है। तो बौद्धिक संपदा के संरक्षण में यूएसए पहले पोजीशन पर है। वहां के नागरिकों को पीडीएफ वगैरह व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने में जेल भी हो सकती है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में तो यहाँ पे अधिकार के साथ लोग कर देते हैं। आज किताब लिखा जाए कल उसका पीडीएफ या आज ही शाम में पीडीएफ आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। अब पूछा गया है आप लोगों से कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 24 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का जो रैंक है वो है 42वां और कॉपीराइट संरक्षण इसका कमजोर है। कॉपीराइट है ही नहीं, है ना। इसी सवाल की भाषा बदले कोई और कॉपी कर सकता है भारत में। तो 42वां पोजीशन भारत का है, यूएस पहले पे है। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतंत्र में शीर्ष स्थान पर है। तो लोकतंत्र में नॉर्वे शीर्ष स्थान पे, अचानक से नॉर्वे आ गया। डेमोक्रेसी याद रखिएगा, पहले स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है,
जैसे आप लोगों ने देखा आइसलैंड कहीं है, आप लोगों ने कहीं डेनमार्क को देख लिया, आप लोगों ने कहीं स्वीडन को देख लिया, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, अभी नॉर्वे आ गया है। तो नॉर्वे डेमोक्रेसी इंडेक्स में, और 23 के बाद ये डेटा नहीं आया है, तो नॉर्वे को याद रखेंगे। और भारत की जो रैंकिंग है वो पूछा गया है, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 23 में भारत का रैंक कौन सा है, तो भारत का जो रैंक है वो 41वां है। भारत 41वें पोजीशन पर है और 7.04 है इसका स्कोर। दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति भारत में है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं भारत का जो कैसे कैसे इंडेक्स है। तो जैसे अभी जितना भी मैंने पढ़ा दिया उसी का ये समरी है, निचोड़ है, जिसको आप 5 मिनट में याद कर लेंगे। तो सबसे बढ़िया पोजीशन देखें तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत क्या है, तीसरे पोजीशन पे है। यहां आप लोगों ने देखा था कि अमेरिका पहले पे है ना, 758 के साथ स्कोर था, भारत का 64 था। तो यूनिकॉर्न में भारत तीसरे पोजीशन पे है, याद हो गया होगा। वेल्थ रिपोर्ट में क्या है, भारत चौथे पे है, वेल्थ में भी अमेरिका टॉप पे था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी अमेरिका पहले पे था, भारत क्या है, चौथे पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 25 में भारत क्या है, 10वें रैंक पर है, ठीक है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 25 में भारत क्या है, 36वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। लोकतंत्र में भारत 41वें सूचकांक पे है। तो घटते से बढ़ते क्रम में हम रैंकिंग को देख लेंगे। बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत 42वें स्थान पर है, ठीक है। लोकतंत्र में 41वां, बौद्धिक संपदा में 42वां। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54वां है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 69वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 96वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां है, या बेलारूस टॉप पे था। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वां है, आइसलैंड प्रथम था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 118वें रिपोर्ट पे है, यहाँ पे फिनलैंड टॉप था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 121वें पर है। ग्लोबल जेंडर गैप में हम लोग 129वें पे हैं। मानव विकास सूचकांक सबसे इंपॉर्टेंट 130वें स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत जो है, जो 2 शहर है, 136वां 141वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 151वां है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176वां है। और पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में 24 में भारत 176वां है। तो ये भारत का घटते से बढ़ते क्रम में है। एक बार फिर से आप लोग बाद में देख लीजिएगा। और ठीक वैसे ही मैंने जिसमें टॉप कंट्री है, तो यूएस कहाँ पे टॉप है वो इसमें लिख दिया गया है, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे। जैसे हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तो थर्ड पे तो है, ये यहाँ पे आपको थर्ड दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे टॉप कौन सा है, तो इसी का अगला हिस्सा ये वाला हो जाता है। शीर्ष पर यूएस है। वेल्थ में देखिएगा यूएस है। फायर पावर में यूएस है। जलवायु परिवर्तन में डेनमार्क हो गया। वैश्विक नेटवर्क में यूएस टॉप पे हो गया। इनोवेशन में स्विट्जरलैंड हो गया। लोकतंत्र में नॉर्वे हो गया। यात्रा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में यूएस हो गया। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 54वें पे है, यूएस टॉप पे है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में टॉप पे डेनमार्क है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष पर स्वीडन है, ठीक है। इसी तरीके से सारे देशों को आप लोग अच्छे से यहीं से याद कर लेंगे। यही आपके लिए लास्ट का एसेंस रहा, ये इसकी आत्मा हो गई। ये सारा का सारा जो है ना वो इसका आत्मा है। और साथ में ये भी मैंने कर दिया है ग्रुप में कि कौन सा देश किन किन में पहले पोजीशन पे है। यानी कि जैसे ही आप लोगों ने पहला देखा लास्ट में समरी, तो उसमें सिर्फ भारत की रैंकिंग थी। सेकंड वाले में देखा कि वर्ल्ड भी है, भारत भी है। थर्ड वाले में आप देखते हैं कि वो देश किन किन इंडेक्स में टॉप पर है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में यूएस टॉप पे है। द वेल्थ रिपोर्ट में भी यूएस टॉप पे है। फायर पावर में भी टॉप पे है। उसके बाद नेटवर्क तत्परता में भी यूएस है। बौद्धिक संपदा में भी यूएस है। और यात्रा और पर्यटन विकास में भी यूएस है। ठीक वैसे ही डेनमार्क है, ठीक है। ठीक वैसे ही आइसलैंड हो गया, सिंगापुर। तो इन सब की रैंकिंग मैंने एक साथ कर दी है। तो ये पूरा का पूरा आपका 2025-24 का जो रिपोर्ट सूचकांक वाला टॉपिक है वो खत्म होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। सब लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप का जो वहां दिख रहा है, और इसका पीडीएफ थोड़ी देर में चला जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ थोड़ी देर में चला जाएगा। थैंक यू।